हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इनिशियल 3 लेक्चर्स में आपने बेसिक क्वाड्रेंट स्टडी की जो रिक्वायरमेंट थी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सारा समझ चुके हो। फिर एक लेक्चर में हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स भी सीखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि आप अभी तक साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू कैलकुलेट करते थे जूनियर क्लासेस में। अभी आप बड़े से बड़ा एंगल, पॉजिटिव हो या नेगेटिव एंगल हो, आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसीजर आपको एक लेक्चर में हमने दिया था। आज का जो लेक्चर है ये भी 11th का बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से। आप इसमें जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी है उनके ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज कैलकुलेट करना सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और बहुत छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे ग्राफ की बात अगर मैं करूं तो डोमेन रेंज तो हम रिलेशन फंक्शन में समझ चुके हैं किसी भी फंक्शन का। यहां पे हम पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो साइन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें साइन फंक्शन की मैपिंग कैसे दिखाई है कि रियल नंबर मैप्स टू -1 से 1 का इंटरवल। मतलब इसमें जो आपको याद होगा आगे वाला जो सेट होता है वो डोमेन होता है, और जो अब ये जिसमें मैपिंग होती है, जिसका कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, वो आपका रेंज होता है। तो अगर इस चीज को देख के आप डोमेन रेंज वैसे तो लिख ही सकते हो कि डोमेन आपका हो गया रियल नंबर, रेंज आपकी हो गई -1 से 1। ये आपको मैंने साइन फंक्शन का डोमेन रेंज बताने की कोशिश करी। आई कैसे? आपको पता है कि आप इसका टेबल बना सकते हो। टेबल कैसे बनाते थे? जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं x को 0 लेता हूं तो साइन x मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो हमने सबने पढ़ा ना, 0। तो यहां पे देखो आपका क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 है तो आपका साइन x भी 0 है। फिर आपको मैं थोड़ा आगे की बात करूं कि x की वैल्यू अगर मैंने पाई2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी आपकी? 1 थी। अगर आप बीच की वैल्यूज देखोगे, जैसे ये मैंने पॉइंट लिया पाई2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, ठीक। और अगर बीच की वैल्यू देखोगे, जैसे साइन 30 डिग्री था, जिस 30 डिग्री को अब हम पाई/6 लेते हैं, तो साइन पाई/6 की वैल्यू यहां पे हाफ होगी, इसके बीच में बिल्कुल मिड में। फिर आपके पास साइन पाई/4 भी था 1/√2, साइन पाई/3 भी था, साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे आ रही है, ठीक है, समवट। तो ये इधर ही आ रही है वैल्यू, ये उसका ग्राफ बन रहा है। बात ये आ रही है कि आपने तो 0 से 90 डिग्री सीखा था जूनियर क्लासेस में, लेकिन अब आपको अगर मैं बात करूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप साइन 120 डिग्री को जब आप चेक करोगे ना, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पता है कि साइन 120 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? साइन 60 डिग्री के। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, जिसको हम सॉल्व करें तो 0.866 आता है। तो वो जो वैल्यू मेरी यहां पे साइन 60 की थी वही वैल्यू यहां पे साइन 120 की है। तो ये ग्राफ जैसे ऊपर जा रहा था अब यहां पे नीचे आना शुरू हो गया। तो साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो। आप क्या करोगे? आप साइन 180 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट, वो भी 0 आएगी, वो भी आपकी 0 आएगी। साइन 2 पाई, साइन 360 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो भी 0 आएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइन 3π/2 की, ये 3π/2 है, मतलब साइन 270। अगर पीछे वाले लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा ये लाइन आपकी 3π/2 की होती है, और साइन का जब ग्राफ चलता है तो π/2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, +1, और साइन 3π/2 पे वैल्यू -1 आ रही है। साइन 3π/2 पे वैल्यू -1 आ रही है, तो ये देखो ये -1। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, अब ये जो आपने पॉजिटिव एंगल्स पे लिया है, ये अगर आप नेगेटिव एंगल्स पे भी लोगे तब भी आपका सिस्टम सेम ही रहेगा। बस फर्क क्या हो गया कि यहां पे जैसे साइन π/2 पर आपकी +1 वैल्यू आई थी, तो साइन -π/2 पे क्या आएगी वैल्यू? -1 आ रही है। बस इतना फर्क हो गया, क्योंकि ये भी आपको मैंने बताया था कि साइन -θ क्या होता है? -sin θ। तो ये पिछले लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें ग्राफ बनाने में, है ना। पहले वो सब चीजें आपको पक्की करनी होगी तो ही आपको ग्राफ खुद बनाना आएगा। अच्छा, बनाना एक बार सीख लिया आपने, अल्टीमेटली आपको याद रखना है, आपको ग्राफ याद रखना है साइन एक्स का कि 0 से पाई में ये ऊपर पीक बन रही है, फिर पाई से 2π ये नीचे आपका ट्रफ बन रहा है, ठीक है। π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू है, -π/2 पे भी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं फंक्शन की वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। तो y की वैल्यू तो रेंज में आती है, तो ये देखो -1 से 1 हमने रेंज कंसिडर किया। और अगर मैं बात करूं कि sin x एक्सिस पे कितना डिफाइंड है,
कहाँ पे डिफाइंड है? वो कह रहे हैं कि भाई आप जितना मर्जी ले जाओ आगे, आप जितना मर्जी पीछे ले आओ, सारे रियल नंबर पे साइन एक्स तो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आती, तो डोमेन इसका रियल नंबर होगा। बात समझ आई? जितनी डिस्कशन हमने इस पे की है आगे सब पे नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने पर्टिकुलरली वैल्यूज को लेके प्लॉट किया है, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको अल्टीमेटली ग्राफ की शेप विद रेंज विद डोमेन आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि इसका जो ऊपर का जो पीक है ये आपका 0 से पाई में आएगा, ठीक है, ये जो डेप्थ में आपने ट्रफ बनाया ये पाई से 2 पाई में आएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई से 4 पाई में सेम फंक्शन आपका रिपीट होगा, पीरियोडिक फंक्शंस भी आप सीखोगे, ठीक है। तो अभी आपको ये आइडिया लग गया साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। सिमिलरली कॉस एक्स की बात करते हैं। कोसाइन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी डोमेन मेरे पास रियल नंबर ही है और रेंज -1 से 1 है। बस फर्क क्या है यहाँ पे, क्या फर्क है कि आप cos 0 डिग्री की वैल्यू याद करो क्या थी 1, तो 0 पे वैल्यू देखो मैक्सिमम 1 है। cos π/2 पे वैल्यू कितनी थी, cos π/2 पे 0, तो ये ग्राफ आपका नीचे आ गया, ये ग्राफ आपका नीचे आ गया 0 पे। अच्छा बीच की वैल्यूज की अगर आप बात करते हो π/6 π/4 π/3 प्लॉट किया तो ही आपको कर्व की शेप मिल रही है, आप ये सारी वैल्यूज को प्लॉट करके नीचे लेके आ रहे हो। अच्छा फिर यहां पे पाई पे अगर मैं बात करूं, पाई पे cos पाई पे वैल्यू नेगेटिव होती है -1, cos पाई पे वैल्यू -1 है। cos 180 डिग्री की वैल्यू, आप cos 180 डिग्री की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो 180 की लाइन ये होती है ना, यहां पे आपकी cos की वैल्यू -1 आ रही है। पीछे एक पूरा मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे ले रहे थे हम, साइन 180 डिग्री की कैसे ले रहे थे वैल्यू, साइन π/2 साइन 3 π/2, सेम फॉर cos, पूरा एक यूनिट सर्कल बना के सिखाया था आपको, अभी रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। आप ग्राफ पे फोकस करो। आप अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप एक बार प्लीज देखो प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 और 3 को, सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि ये वैल्यूज आती कैसे है, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्टली वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि पूरा एक लेक्चर उस पर था हमारा कि ये साइन पाई, साइन 3 π/2, cos 3 π/2, इन सबकी वैल्यूज कैसे निकाले, ठीक है। तो वैल्यूज निकाली, उनको प्लॉट किया तो आपको एक परफेक्ट शेप मिल गई। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2 पाई में, देखो 0 से 2 पाई ये ग्राफ ऐसे जा रहा है 2 पाई तक गया, फिर ये आगे ऐसे सेम रिपीट होगा। सेम फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स भी ये फंक्शन सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो डोमेन तो हो गया रियल नंबर और रेंज आपके पास वही मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, तो y तो इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है आप ग्राफ, है ना, तो 1 और -1 के बीच में इसका रेंज हो गया। क्लियर हुआ? ये सबसे इजी वाले थे। आगे देखते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन, मतलब tan वाला आपका फंक्शन कैसे बनेगा। देखो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, आपको tan की वैल्यूज अगर याद हो, tan 0 0 होता है, ठीक है, tan 30 डिग्री जो कि π/6 बोलते हैं अब हम 1/√3, फिर tan 45 डिग्री जो कि tan π/4 होता है अब 1 होती वैल्यू, ठीक है, फिर tan 60 डिग्री √3 और tan 90 कितना था, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपकी जब x की वैल्यू आप 90 डिग्री ले रहे हो, π/2 ले रहे हो, तो वहां पे आपकी tan की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है ना, नॉट डिफाइंड आ रही है। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू, ये जो मैंने दो डॉटेड लाइंस बनाई है ना, ये लाइन बनी है π/2 की, ये आगे लाइन बनी है 3 π/2 की, ठीक है, ये x एक्सिस चल रहा है आगे। अच्छा ये वैल्यू बनी है -π/2 की। तो आपको एक चीज तो पता चल रही है कि जब tan पे x की वैल्यू π/2 हो रही है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर -π/2 लोगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है ना कि tan -θ अगर आप लेते हो तो माइनस इसमें बाहर आ जाता है ना, माइनस इसमें बाहर आ जाता है। तो अगर आप इसमें -π/2 रखोगे तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और tan π/2, नहीं समझे, tan -π/2 अगर आप ले रहे हो, tan -π/2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे आप, तो वो क्या हो जाएगा -tan π/2, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan π/2 तो नॉट डिफाइंड होता है -∞, तो ये -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये -∞ है ना, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये इतना तो पता होगा आपको। अच्छा बीच की वैल्यूज कैसे आई, बीच की वैल्यूज कि अगर मान लो मैं π/4 पे लेता हूं वैल्यू, π/4 पे तो वैल्यू 1 आ रही है ये। अच्छा फिर अगर मैं मान लो किस पे चला गया 3 पे 60 डिग्री, तो वैल्यू और बढ़ गई √3। तो ये वैल्यू आपकी जनरली 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू ऐसे इंक्रीजिंग में जा रही है, और -π/2 से 0 में क्या होगा, -∞ से इंक्रीज होके जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये y पर तो आपकी रेंज की दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू ना देखो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू इधर नीचे की तरफ बढ़ रही है। अच्छा इसमें रेंज तो आपकी हो गई रियल नंबर,
रियल नंबर में आप क्या लिखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे बन रहा है वाई एक्सिस पे तो ग्राफ, लेकिन डोमेन में मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा है सारे रियल नंबर ले लो, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन उसमें x इज सच दैट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आप नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। आप ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे फंक्शन देखो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, 3 पाई बाय 2 पे भी नहीं कर रही, यहां पर आपका माइनस पाई बाय 2 से माइनस 3 पाई बाय 2 इस पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक चीज ना और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसमें, ये 12th में तो बहुत डिटेल में बात करते हैं हम, 11th में एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि आप ना मान लो आपको एक इंटरवल बोल रहा हूं मैं ले रहा हूं 0 से पाई, ध्यान से सुनना, 0 से पाई, और मैं आपको बोलूं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, ये समझना। तो हम करते हैं क्या, हमेशा अपना जो पेन, ये जो मार्कर है उसको हम क्या करते हैं लेफ्ट में, जहां से आपने चेक करना है लेफ्ट में रख देते हैं और राइट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अगर तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये इंक्रीज कर रहा है, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये इंक्रीज कर रहा है। देखो 0 से पाई बाय 2 पे तो इंक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ पाई बाय 2 से पाई पे देखो नीचे आने लग गए तो ये डिक्रीज कर रहा है। इसको बोलते हैं फंक्शन का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। समझ आई बात, ये ध्यान रखना। इसमें देखो 0 से पाई बाय 2 डिक्रीज हो रहा है, ये फिर पाई बाय 2 से पाई भी डिक्रीज हो रहा है। देखो ना आपका पेन कैसे चलेगा, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हो आप, ये टिल पाई तक डिक्रीज कर रहा है, लेकिन पाई से क्या हुआ, ये इसका नेचर बदल गया, इंक्रीज करने लग गया, ऊपर जा रहा है अभी टिल 2 पाई तक। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी क्वाड्रेंट वाइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफिकली हम जज कर पाते हैं। आगे इसका काम आएगा, आज ही यूज होगा ये कॉन्सेप्ट आपका। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना तो देखो मैं कह रहा हूं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चेक करना tan x इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। आप कहोगे यहां पे पेन रखा जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, आपने चलना शुरू किया, ऊपर ही तो जा रहे हो आप, ऊपर ही जा रहे हो, देखो ये ऊपर ही जा रहे हो आप, पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ आई, पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर ही नहीं रहा। चलो अब कॉट की बात करें, कॉट एक्स की, इसका डोमेन समझ आ गया ना। इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे tan की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती भाई, tan पाई बाय 2 आपको पता होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो tan 3 पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइंड होगा। अब tan 3 बाय 2 कैसे निकालोगे, 3 पाई बाय 2, वही लास्ट लेक्चर में बोल रहा हूं आपको कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे। एक अगर आपको हल्का सा याद दिलाऊं, tan 90 तो आपको पता है नॉट डिफाइंड है, तो tan 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270। तो मैंने आपको उसमें क्या सिखाया था कि tan आप इसको 90 के मल्टीपल में लिख लो और बचेगा क्या, प्लस 0 ही तो बचेगा, है ना, 3 × 90 + 0। अब फिर आपको बोला गया था कि अगर ये ऑड मल्टीपल है तो आप इसको चेंज कर दोगे, ये cot 0 डिग्री हो जाएगा, और cot 0 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब बात आ रही है कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट की ये वाली लाइन हो गई, है ना, ये वाली आपकी लाइन हो गई, तो वहां पे आपका tan क्या होगा, ये आप नेगेटिव ले सकते हो, इसमें माइनस इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो tan 270 की वैल्यू अगर मैं लेके चलता हूं, सॉरी ये पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि आपका ये वैल्यू है ना 270, तो थर्ड ASTC ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ना tan 3 पाई बाय 2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। आई बात समझ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप उस वाले लेक्चर में जाके एक बार देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पूरा लेक्चर ही इसी पे बात की है कि वैल्यूज निकाली कैसे जाती है। अच्छा ऐसे कॉट की जब वैल्यूज हमने पिक की, 5 वैल्यूज तो वही जो आपको आती है 10th वाली। अच्छा फिर आपने क्वाड्रेंट वाली चीजें अप्लाई करी लास्ट लेक्चर्स की, तो आपको 0 से पाई के अंदर जो ग्राफ है वो ये शेप में आ रहा है। ये पॉइंट आपका पाई बाय 2 है, जहां पे पाई बाय 2 पे ये टर्न ले रहा है ऐसे, ठीक है। ये आपका 3 पाई बाय 2 है। तो इसमें आप चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई cot 0 नॉट डिफाइंड है, अभी देखा था ना cot 0 नॉट डिफाइंड लिया था मैंने। ऐसे ही cot 180 डिग्री नॉट डिफाइंड है, cot 360 डिग्री दैट इज 2 पाई नॉट डिफाइंड है, तो वहां पे फंक्शन इंफिनिटी के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी की लाइन है, ये आपकी पॉजिटिव इंफिनिटी की लाइन है। तो इसमें अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ कोट में, तो कह रहे सारे रियल नंबर ले सकते हो आप, लेकिन इसमें n पाई नहीं ले सकते, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई पे वैल्यू कोट की एग्जिस्ट नहीं करती, तो डोमेन में ये वैल्यूज आप हटा दोगे। रेंज की अगर आप बात करते हो, सेम क्या बनेगा, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज में देखो ना वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू थोड़ी हट रही है, वाई एक्सिस पे तो ग्राफ जितना मर्जी ले जाओ आप ऊपर, या आप ऊपर लेते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, समझे। अच्छा इसका अगर आप नेचर देखोगे ना, तो आप देखो कोट में आपने लेफ्ट में रखा ग्राफ पेन,
ये देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये थ्रू आउट नीचे आ रहा है 0 से पाई के बीच में। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर आप लेफ्ट से पेन चलाना शुरू करो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। ठीक है, काम आता है ये पॉइंट बहुत बार, तो मैंने अभी बता दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में। तो सबसे यूनिक ग्राफ ये है सीकेंट फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन का, ये भी समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो सेक एक्स की अगर हम बात करते हैं, सेक एक्स की बात करते हैं तो इसमें ना अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, डोमेन में तो देखो ज्यादा कोई बहुत दिक्कत लग नहीं रही आपको। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका ये π/2 है, ये वैल्यू π/2 है, ये वैल्यू -π/2 है। ठीक है, तो इस केस में देखो x की वैल्यू आपकी π/2, x की वैल्यू जैसे ही π/2 ली ये ग्राफ ऐसे हो गया। क्योंकि आप देखो ना sec 90 क्या होता है, cos 90 आपका क्या था, cos 90 आपका 0 था, तो sec 90 आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड। sec 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ये तो पता है आप लोगों को। तो ऐसे sec -90 भी देखोगे वो भी पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, क्योंकि cos और sec में माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या होगा आपका, अगर sec 90 नॉट डिफाइंड आया है तो आप क्या लिखोगे, sec -90 अगर आप लेते हो ना तो वो भी sec 90 डिग्री हो जाता है, तो वो भी पॉजिटिव इंफिनिटी ही आएगा। तो पॉजिटिव π/2 पे पॉजिटिव इंफिनिटी, -π/2 पे भी पॉजिटिव इंफिनिटी। चलो ये आपको पता चला थोड़ा सा। अच्छा, फिर सेकंड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 से इधर गया, फिर इधर गया, बीच की वैल्यू लिया मैंने, π/6 लिया, π/4 लिया, वो लिया वैल्यू, तो कर्व ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में इतना तो मुझे पता चल गया कि π/2 यहाँ पे क्या 3π/2 है, ये क्या -3π/2 है, इन पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन की इन पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इन अनडिफाइंड हो जाती है। तो इस केस में मैं क्या लिख रहा हूं, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन वही वाली बात कि इसमें x इज सच दैट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप नहीं ले सकते, मान गए। चलो अब जब ये वैल्यू नहीं ले पा रहे तो आपने जो भी वैल्यू ली है, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख रहा हूं मैं z, है ना, समझ रहे हो आप। यहां पे अगर आप देखो आपका जो ग्राफ है 1 से लेके ऊपर ऊपर तक चल रहा है, यहां पे जो ग्राफ है ये -1 से नीचे आ रहा है, इधर -1 से नीचे आ रहा है, मतलब बीच में -1 से 1 की वैल्यू वो नहीं ले रहा। तो इसका जो रेंज है फंक्शन y एक्सिस पे जो ग्राफ चल रहा है, अब इसमें ये लिख सकते हो कि -∞ से -1 आपने लिया, -∞ से -1 आपने लिया, यूनियन 1 से इंफिनिटी लिया आपने। अच्छा, -1 और 1 तो इंक्लूड हो रहा है ना, -1 इंक्लूड हो रहा है, 1 इंक्लूड हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि रियल नंबर सारे ले लिया आपने, लेकिन आप इसमें -1 से 1 वाला जो इंटरवल है ना वो नहीं ले रहे, ओपन इंटरवल, वो माइनस कर दिया आपने। आई बात समझ। ये जो शेप्स है ये हमने वैल्यूज निकाली है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे आधा घंटा और लगाता, एक ग्राफ में सारी वैल्यूज निकाल के दिखाता आपको। कैसे, मैं पूरी वैल्यू π/6, π/4, π/3 तो आपको आती है, फिर हम यहाँ पे क्या लेते हैं 2π/3, है ना, 2π/3, फिर आप उसमें 5π/6, इस तरह से सारी वैल्यूज आप लोगे टिल पाई तक। तो आपको वैल्यूज जब प्लॉट करोगे ना तो आपको रफली शेप ऐसे दिखनी शुरू हो जाती है। अच्छा, पैरेलल हम बना देते हैं, वो किस पॉइंट से बनाते हैं, पता है कि भाई आपका sec 90 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रही है ना, तो ये चीज हमें पहले से पता है, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको लेते हैं। क्योंकि अब sec पाई पे वैल्यू लोगे तो -1 है, फिर वो इन्फिनिटी होनी है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना उसको, नीचे की तरफ वैल्यूज आ रही, क्योंकि sec पाई से इधर वाली जो वैल्यू है, इधर वैल्यू कौन सी होगी, मान लो आपने sec 120 डिग्री ले लिया, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो उसमें तो sec और cos नेगेटिव रहता है ना, साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू जो भी आएगी नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव y एक्सिस पे आएगी, तो इसलिए इसकी शेप नीचे बनी है। इसमें सारी वैल्यूज ऊपर की तरफ आ रही है तो ऊपर बनी है, इसमें भी -π/2 से आपका जो -3π/2 का इंटरवल है उसमें भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो हमने नीचे बनाया। तो ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर वैल्यूज प्लॉट करके बनाया गया, लेकिन आपके माइंड में ग्राफ बिल्कुल छप जाना चाहिए थ्रू आउट मैथ्स। जब तक आप पढ़ोगे अब 11th 12th, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बहुत ही बेसिक बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली ग्राफ से क्रैक कर लेते हो। कोसेकेंट फंक्शन, लास्ट है कोसेक फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, समवट ग्राफ सेम ही तो है, लेकिन यहां पे वैल्यूज आ रही थी -π/2 से π/2 के बीच में जो कर्व आ रहा था, है ना, यहां पे 0 से पाई से 2π के बीच में कर्व आ रहे हैं। ऑलमोस्ट देखो शेप तो सेम ही है, सिर्फ क्या हुआ हमारी जो वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही थी उसकी वाली लाइन, उसकी इमेजिनरी जो लाइन है हमारी वो चेंज हो गई। यहाँ पे π/2 और -π/2 के बीच में था, यहाँ पे 0 से पाई से 2π के बीच में चल रहा है। क्यों, क्योंकि कोट 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, tan 0 0 होता है तो कोट 0 नॉट डिफाइंड हो गया, कोट 180 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, कोट 360 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है,
कोट माइनस 180 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो आपको इस बार जो पैरेलल करना है ग्राफ को वो इसके अबाउट करोगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आप सारी वैल्यूज ले सकते हो एक्स की, लेकिन पाई का मल्टीपल नहीं ले सकते। हमने सारे रियल नंबर ले लिए, लेकिन इसमें आप पाई का मल्टीपल नहीं ले सकते, जिसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब बात करें रेंज, सेम ही तो दिख रही है रेंज आपको, देखो ना 1 से ऊपर ऊपर सारा ग्राफ चल रहा है, -1 से लेके नीचे तक सारा आ रहा है। तो जो रेंज इसकी थी सेकंड फंक्शन की, वही कोसेकेंड फंक्शन की है। दिक्कत क्या है इसमें? सेम वैसे ही लिख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या फिर रियल नंबर -1 से 1 का ओपन इंटरवल हटा दिया हमने। तो ये सारे ग्राफ थे बच्चों, ग्राफ के साथ उनके डोमेन, उनका रेंज था। अब इस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है। तो ये लेक्चर आपका बहुत छोटा है, बस ग्राफ, डोमेन, रेंज आपको पक्का याद रखना है इसमें, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। कहता है इफ ऑल द फंक्शंस आर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड लेके चल रहे हैं हम सारे फंक्शंस को, तो हमें क्या बताना है? a मैक्सिमम प्लस b मिनिमम की वैल्यू बतानी है। अच्छा आप ध्यान से देखो, a और b अलग अलग आपको दे दिया, a पार्ट पर फोकस करेगा अभी हम। a की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, b की मिनिमम वैल्यू लेनी है, इनका सम लेना है। कोशिश करते हैं। मैंने a कंसिडर किया 2 प्लस साइन एक्स। अब मेरी डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि भाई साइन एक्स की रेंज क्या थी। हमने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला, -1 से 1। ये तो वैसे जूनियर क्लासेस में भी बताई जाती है हमें, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ग्राफ में अभी देखा था हमने। तो यहां पे a की मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अच्छा वैल्यू हो रही है प्लस, तो यहां पे sin x की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तो ओवरऑल सन मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पे sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या कहते हो बच्चों? 1। तो 2 + 1, ये तो 3 आ गया। मजाक ये तो बिल्कुल ही। अब मैंने b पे बात करनी शुरू की। b कितना है? 2 - sin y। बात तो वही है, sin x हो, sin y हो, sin z हो, वैल्यू तो भाई उसकी -1 से 1 के बीच में ही होगी। अब मुझे b की कम से कम वैल्यू चाहिए, b की मिनिमम वैल्यू चाहिए। लेकिन अब 2 में से वैल्यू हो रही है माइनस। अब देखो मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू माइनस करूंगा तभी तो वैल्यू कम होगी। पिछली बार वैल्यू प्लस हो रही थी, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्लस कर दो ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। यहां पे b की चाहिए मिनिमम वैल्यू, b की चाहिए मिनिमम वैल्यू। क्या लू? 1 लू, -1 लू? बताओ। साइन y की आप मैक्सिमम वैल्यू ले लो ताकि वो 2 में से मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाए और b की मिनिमम मिल जाए। साइन y की वैल्यू भी 1 ही लूंगा मैं, यहां पे 1 आ गया ये। तो फाइनली a मैक्सिमम प्लस b मिनिमम कितना आ गया? 3 + 1, आंसर इज 4। बात समझ आई? मिनिमम करना था ना, तो मिनिमम कब होगा? b, जब ये कम से कम होगा। और कम से कम क्या होगा? साइन y ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दो। लगा पा रहे हो दिमाग? है ना, कुछ बेसिक ही बात है। एक ये देख लेते हैं स्क्वायर वाला, ये देखते हैं, इसमें थोड़ा और मजा आएगा। a मैंने लिया sin x -3 का होल स्क्वायर। खुद सोचो अब क्या बनेगा? sin x -3 का होल स्क्वायर। ओवर राइटिंग अवॉइड करता है, ये लो ऐसे कर दिया। हाँ क्या करें? a की मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो लॉजिक लगाओ, दो ही तो वैल्यू है रेंज में, बीच की वैल्यूज को छोड़ो, मिनिमम वैल्यू को पकड़ो और मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ो। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू, वर्ड देख के मैक्सिमम, मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1, 1 - 3 कितना होगा? -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। लेकिन अगर मैं इसमें मिनिमम ले लेता हूं, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, -1 -3 -4 हो जाएगा ना, और स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 का स्क्वायर प्लस 16। तो ऑब्वियसली यहां पे आप -1 लोगे, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम मिल रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आपको स्क्वायर करके वैल्यू पॉजिटिव 16 मिल गई। फिर मैं b पे आ गया। अब b पे सोच के बताओ, b की चाहिए मिनिमम वैल्यू, और cos y -2 आ गया। अच्छा तो cos का भी तो सेम ही होता है हिसाब किताब, -1 से 1 होता है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू में अगर मैं काम करता हूं, मान लो मैं मिनिमम वर्ड देख के इसकी मिनिमम वैल्यू रखता हूं, तो -1 -2 कितना होगा? -3। -3 का स्क्वायर हो गया +9। ठीक है, a की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 - 2 कितना होगा? -1। -1 का स्क्वायर 1। अब 1 कम या 9 कम? 1। तो b मिनिमम अगर आपको निकालना है, मेरी बात सुनो, b मिनिमम निकाल रहे हो तो 1 रखोगे आप cos y की, मतलब cos y की मैक्सिमम वैल्यू रखी है, जबकि मैंने निकालना मिनिमम है, क्योंकि माइनस होके स्क्वायर होके वैल्यू कम मिल रही है मुझे। अदरवाइज मैं -1 ले रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वैल्यू बढ़ जाएगी। मुझे तो कम चाहिए मिनिमम इसमें, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो a मैक्स प्लस b मिन मिनिमम कितना है? 16 + 1 17। मैंने कहा था बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज वाले लेक्चर में,
तो ये आप एक बार ग्राफ की चीजें याद कर लो, मैक्सिमम मिनिमम डोमेन रेंज पकड़ लो, बहुत ही हल्की चीज है ये। अब ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब अगर आपने थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में एक्स्ट्रा किए हैं आरडी वगैरह से, तो ये क्वेश्चन आप देख के कर पा रहे हो। कैसे हो रहा है, आपको कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ sin x1, 2 sin x2, 3 sin x3 टिल n sin xn तक है। तो मुझे पता है कि भाई sin x की जो रेंज है, sin x की जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है sin x की वो 1 है ना। तो अगर मैं इसको sin xi भी ले लूं, मतलब कोई भी x, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी। sin x1 ले लो, sin x2 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे ऐसे लिखा sin x1 प्लस 2 sin x2 प्लस 3 sin x3 प्लस सो ऑन n टाइम्स sin xn। इसमें sin x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इसमें sin x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 2 हो गया, इसकी 1 3 हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कहां तक जाएगा n तक। क्या कहते हो, जितने भी साइन है उन सबकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, एंगल तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी मुझे, तो यहां पे ये सम देखा देखा लग रहा है आपको, ये सम अगर मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके लिखूं ऐसे, ये सम देखा हुआ लग रहा है, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर तो आपको फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूं, अदरवाइज एपी दिख रही है, एपी के सम का फॉर्मूला लगा लो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। एपी के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, तो अल्टीमेटली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू n प्लस 1/2। देखो ना, ज्यादा से ज्यादा आपकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू में आई है, ठीक है, या तो वैल्यू ये होगी या इससे कम होगी वैल्यू इन सब की। ये समझ आया। अच्छा, क्या बोला मैंने आपको, ये सीरीज जो दिख रही है, आप चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ोगे तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हो जाएगी उस पॉइंट पे, 11th क्लास में पढ़ोगे आज, मतलब इस साल। तो बाकी सम ऑफ एपी का लगा लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, अगर फॉर्मूला अभी याद नहीं है, वैसे हो जाता है, बचपन में भी कई बार यूज हुआ होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने निकाल के रख दी साइड में। अब देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये बच्चों के डाउट होते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये चीजें हमारे सामने कई बार आ चुकी है पहले भी। तो मैंने आपको बताया था ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो यूज करते हैं, काम करते हैं। देखो आपको बोल रहा है 1 और ये 1 डिग्री, इन दोनों का कंपैरिजन बोल रहा है, मतलब कंपैरिजन मतलब कौन सी बड़ी है वैल्यू, कौन सी छोटी है। तो आप यहां पे एक छोटी सी बात करो, साइन का जो ग्राफ था कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था, ये वैल्यू π/2, थोड़ा जूम कर दिया मैंने, और ये पाई हो गया, है ना, ये π/2 और पाई। अच्छा, π/2 का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, ये तो 1 डिग्री की बात कर रहा है, ये कितना है आपके लिए लिख देता हूं 90 डिग्री, और 1 डिग्री बेचारा ये यहां पे। अब ये साइन 1 है, जहां पे अकेला 1 लिखा है मतलब ये रेडियन में है। आपको ये भी मैं बता चुका हूं, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट होता है, ये बताया हुआ मैंने आपको। इसको ऐसे 1 पावर में c भी लिख सकते हैं, रेडियन की नोटेशन है ये। तो 57 डिग्री ये 1 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। 57 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे, मतलब 1 रेडियन में यहां लिख सकता हूं। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है 57 डिग्री 16 मिनट्स, तो 90 डिग्री से कम, 1 डिग्री से ज्यादा। तो अब जरा 1 डिग्री पे वैल्यू देखना फंक्शन की, ये होगी, ये कौन सी वैल्यू है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू है। समझ जाना, ये डिग्री बनाया मैंने, है ना, ये डिग्री बनाया। अच्छा, साइन 1 रेडियन की वैल्यू देखना वाई एक्सिस पे, ये साइन 1 ले लिया। भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, साइन 1 डिग्री या साइन 1, ग्राफ के अकॉर्डिंग दिख तो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो साइन 1 है वो साइन 1 डिग्री से ज्यादा है। ये है देखो ग्राफ की एप्लीकेशन, साइन 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो साइन 1 डिग्री से काफी ज्यादा है। क्लियर हुआ। सेम फॉर कॉस, ये भी देख लेते हैं कोसाइन में क्या होता है। कॉस का ग्राफ अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे था,
है ना। मैं अभी सिर्फ इस पे बात कर लेता हूँ π/2 पे, क्योंकि आगे का तो काम है नहीं हमारा, तो मैंने उसको ज्यादा कंसिडर किया भी नहीं है। π/2 अगेन 90 डिग्री। अच्छा फिर 1 डिग्री यहां पे है, ठीक है, थोड़ा डिग्री बड़ा बना दिया मैंने। अच्छा फिर cos 1 मतलब रेडियन की बात कर रहा है, तो रेडियन में मैंने क्या किया यहाँ पे 57 डिग्री 16 मिनट, ये 1 रेडियन है ना बच्चों। अब इसकी वैल्यू कंपेयर करें, देखो 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू समवट मतलब यहां पे होगी काफी ऊपर, और ये 1 रेडियन की वैल्यू नीचे है इस बार। cos 1 और cos 1 डिग्री, फर्क दिख रहा है आपको? इस बार कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली cos 1 डिग्री की। तो ग्राफिकली आप ये चीजों को जज कर सकते हो। कंडीशनली आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं। अब याद कर लो, बताया मैंने लास्ट लेक्चर में भी था, ठीक है। क्लैरिटी हुई टॉपिक की। ग्राफ की इस तरह से हम चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने उसमें देख लिया कि वैल्यू किसकी ज्यादा, cos 1 डिग्री ज्यादा, cos 1 थोड़ा नीचे है यहाँ पे। क्लियर हुआ? और देखे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आपको कह रहा है cos x की वैल्यू बताओ जब आपका sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें तो बात गलत बोल रहा है। आपको तो पता है कि भाई जो sin x है वो तो -1 और 1 के बीच में होता है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है उसकी। यहां पे बोल रहा है sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि भाई जो sin x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, पर हमें पता मैक्सिमम वैल्यू 1 है। पर इसमें हम क्या लिख देंगे, बट इसमें देखो ऐसा है ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, दोनों में से कोई एक चीज वैलिड। तो इसमें क्या होगा, बट हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वैसे बोल तो मैं चुका यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x कितनी है 1। तो देयरफॉर यहां पे सिर्फ sin x 1 के इक्वल ले सकता हूं मैं, ग्रेटर देन 1 तो नहीं है ना। मैं ये लिख दूं sin x कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, तो sin x इक्वल टू 1 है। अब भाई sin x अगर 1 है तो cos x क्या होगा, sin x अगर 1 है तो cos x क्या होगा, पता है ना। 2-3 तरीके हैं। sin x 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी π/2, sin x 2-3 तरीके हैं। तो ये कितना हो गया sin π/2, एक ऐसे करके दिखा देता हूं आपको। तो x की वैल्यू तो बन गई π/2, तो cos x की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो cos x की वैल्यू कितनी है, 0। आइडेंटिटी लगा दो, और वाला मेथड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, आइडेंटिटी बेसिक वाली। sin x की वैल्यू 1 है तो cos x 0 ही तो होगा, है ना। तो ये इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा अगर आपने क्वाड्रेंट वाला हिसाब देखा था तो उसमें जहां पे sin x 1 आ रहा है वहां पे cos x 0 था, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अलग अलग तरीके हैं पर कॉन्सेप्ट पकड़ो। इसमें क्या यूज किया हमने कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो पॉइंट यूज किया है ना। अब ये देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में आपको देखो क्या करेगा, पिछला जो क्वाड्रेंट वाला हमने पढ़ा था वो भी यूज होगा इसमें, और थोड़ा सा ग्राफ का पार्ट भी यूज होने वाला है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो मुझे कह रहा है कि एक ना थीटा की एक ना मुझे वो रेंज दे दी कि 3π/4 और π/π के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं 3π/4 का मतलब क्या होता है 135 डिग्री, और पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर इसकी बात मैं करूं 3π/4 और पाई की, तो आपको मैं वैसे डिग्री में लिख के दिखा दूं 135 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बात कर रहा है। मतलब ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की समवट, सेकंड क्वाड्रेंट साइड में लिख के रख लेते हैं। यहां पे अब मैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं जैसे हम 10th में करते थे। उसने बोला एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, तो देखो 10th में क्या होता था, हम सिर्फ सिंप्लीफाई करके छोड़ देते थे, ऐसे कुछ वैल्यू नहीं दी होती थी, हमें कुछ ऐसे प्लस माइनस नहीं देखना होता था। करते कोशिश, यहां पे मेरे पास कितना है 2 cot थीटा, और इसमें किसी को डाउट नहीं है 1/sin स्क्वायर थीटा इज cos x स्क्वायर थीटा, किसी को डाउट नहीं है। सिंप्लीफाई करना है तो आपको आइडेंटिटी तो पता ही है, cos x स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये भी हम सब जानते हैं। तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × cot थीटा × 1, ये किसका फॉर्मूला बन गया cot थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट ये है कि देखो आपको जैसे बचपन से एक चीज सिखाई गई थी कि अगर मान लो x स्क्वायर मैं यहां पे बाहर ले रहा हूं तो ये +-x कुछ भी हो सकता है ना, +-x कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मेन पॉइंट यही है
कि अब मैं जब इसको कॉट थीटा प्लस 1 बाहर लिखूं तो मैं ये ब्रैकेट प्लस का लूं या माइनस का लूं? 10th में तो हम देखते नहीं थे सब, क्योंकि ये दिया भी नहीं होता था। हम सिंपली इसको रूट और स्क्वायर कैंसिल करते थे, एक्सपोनेंट का लॉ लगा के हटा देते थे, कॉट थीटा प्लस 1 आंसर आता था। तो देखते हैं क्या ये आंसर ठीक है या कुछ काम की जरूरत है इसमें। देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा याद दिला दूं, थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, कॉट का एक बार ग्राफ दिखाता हूं आपको। कॉट का ग्राफ देख लो। मैंने अभी आपको क्या बोला, कौन सा था वो? 135 डिग्री से 180 डिग्री तक, है ना। तो देखो 135 कहां पे होगा? 90 से थोड़ा सा ज्यादा, यहां पे 135 और 180 ये रहा। तो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ अगर यहां पे देखो इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग? ग्राफ कैसा है? नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये बात पकड़ में आ गई। 135 से 180 डिग्री के बीच में ग्राफ आपका कोटेक्स का कैसा है? डिक्रीजिंग इन नेचर। चलो आगे देखते हैं, ये बात आप दिमाग में रखो अब, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पे 135 थीटा 180, ये जो मुझे थीटा की रेंज दे रखी है, मैंने कॉट थीटा यहां पे अप्लाई करा। कॉट थीटा चाहिए ना, सिर्फ थीटा से तो काम चलेगा नहीं। मैंने यहां पे लिखा कॉट 135 डिग्री, यहां पे कॉट थीटा और यहां पे कॉट 180 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको 12th में भी बहुत काम आएगी। अगर किसी इनइक्वालिटी पे, ये इनइक्वालिटी है ना, अगर किसी इनइक्वालिटी पे आप कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, ऐसे ही लेस देन आ जाएगा। लेकिन अगर किसी इनइक्वालिटी पे आपने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे हम बचपन में बात नहीं करते थे कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी पे, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। वही तो बात हुई, बस यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, वैल्यू कम हो रही है। और मैंने ग्राफिकली आपको बताया कि 135 से 180 के बीच में ग्राफ डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करा कॉट का, तो क्या हुआ? इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब बात आ गई फिर पिछले लेक्चर पे कि कॉट 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट 135 की वैल्यू होती है कॉट 180 माइनस 45 डिग्री, कॉट 180 माइनस 45 डिग्री, जिसको मैं लिखूंगा कॉट 2 इंटू 90 माइनस 45। लिख दो एक बार, या ऐसे ले लो, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये लो। क्या 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 इंटू 90 प्लस 45। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऑड मल्टीपल होता है 90 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाती है tan में, और ये 45 डिग्री यहां पे आ गया। फिर ये 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट की रेशियो है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉट तो नेगेटिव होगा ना। तो आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, ये -1। सिमिलरली अगर आप कॉट 180 निकालते हो, कॉट 180 माइनस इंफिनिटी आ रहा है, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया सारा हमारा रफ का काम। अब रफ का काम हुआ तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे ना इससे मतलब है, इससे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कॉट थीटा और 1 का कंपैरिजन ही तो है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे -1 आपका कॉट थीटा से बड़ा है, या आप ये कह सकते हो कि कॉट थीटा इज लेस देन 1, आप ये भी कह सकते लेस देन -1, रिवर्स कर दिया ऐसे, है ना, सिर्फ उल्टा ही तो लिखा है। तो कॉट थीटा प्लस 1, -1 को इधर लेके आया, +1 इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू तो नेगेटिव है, और जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट से वैल्यू जो बाहर आएगी तो माइनस में आएगा ना। आई बात समझ? तो इसको आप माइनस में लिखोगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो मैं पॉजिटिव ही रहने देता इसे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, और ये आपका पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर कैसे कि मेरे को पता चल रहा ना कि ग्राफ डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, तो ही तो मैं इनइक्वालिटी में चेंज अप्लाई कर पाया। ग्राफ नहीं होगा तो माइंड में अगर ग्राफ की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे देखोगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो क्वाड्रेंट वाइज फंक्शन को ट्रेस करना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप देखते ही खत्म कर रहे हो क्वेश्चन, इसमें वर्किंग है ही नहीं। साइन 5x का डोमेन पूछ रहा है। अच्छा, साइन थीटा का डोमेन था क्या? रियल नंबर। आपका जो साइन का ग्राफ होगा, साइन का जो ग्राफ होगा वो तो ऐसे चलता जा रहा है ना, वो तो ऐसे चलता जा रहा है ना। तो अब वो कह रहा है कि इसमें क्या था, डोमेन आपका साइन x था, तो रियल नंबर है। कह रहा है साइन 5x पे भी रियल नंबर होगा, बस क्या होगा, ग्राफ थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, ग्राफ थोड़ा कंप्रेस होता जाता है कि जो वैल्यू आपकी 0, आपका ये देखो ना
जैसे मान लो ये ग्राफ आपका प्रॉपर चल रहा है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि π/6 की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू कितनी थी, हाफ होती है, तो साइन 5π/6 की वैल्यू हाफ होगी, कंप्रेस होगा या फिर एक्सपैंड होगा, इस केस में एक्सपैंड हो जाएगा, तो साइन 5π/6 पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। तो वही है कि वैल्यू प्लॉटिंग ग्राफ तो वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे अंदर कुछ भी करो आपका डोमेन सेम ही रहता है, तो इसका बस आंसर यही है कि रियल नंबर। ठीक है, अब कह रहा है ऐसे कोसाइन पे आए, उसका रेंज पूछा, तो रेंज जैसे हमने बात की थी कि कोसाइन में रेंज क्या है, 1 से -1, तो कह रहा है अंदर एंगल कुछ भी हो रेंज तब भी सेम ही रहेगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो रेंज इसके अंदर भी क्या होगी, सेम आएगी, -1 से 1। लेकिन एक चीज बताऊं, एक चीज आपको मैं बता दूं, लेकिन अगर बाहर मैं 2 cos 3x कर दूं, इन केस ये अभी कराओ, ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशंस भी करेंगे, अभी तो आज हमने बेसिक ग्राफ देखे हैं ना, ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, पर एक मैं आइडिया दे देता हूं आपको कि अगर यहाँ पे 2 cos 3x है तो रेंज आपकी -2 से 2 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। इन केस अगर वो होता है तो अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई नंबर या डिवाइड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज सेम ही रहेगी। क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना पॉइंट। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी आगे और करवाऊंगा आपको। एक ये देखते हैं, देखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या कह रहा है आपको, एक सम दिया हुआ, बच्चों ध्यान से देखो, कह रहा है एक सम दिया हुआ है, cos x1 की रेज टू पावर 2020, cos x2 2020 हो गया, टिल ऐसे ही सम, और आंसर भी 2020 दिया हुआ है। कह रहा है ऐसे ही साइन का सम आप बताओ, सेम सब्सक्रिप्ट सेम पावर्स। देखो आप इसमें एक लॉजिक लगाओ कि cos xi अगर मैं लेता हूं, जनरल xi ले लिया मैंने, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, 1, या तो 1 होगी या वैल्यू उससे कम होगी। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पावर ले लूं, ठीक है, कोई भी पावर ले लूं, मान लो मैंने n पावर लिया है यहाँ पे, कह रहा है वैल्यू तो तब भी 1 ही रहेगी या उससे कम होगी, है ना, 1 या उससे कम होगी, 1 से ज्यादा तो कभी होगी नहीं। कह रहा है अभी, ओके एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका ये जो पूरी वैल्यू जो चल रही है, ये पूरी वैल्यू जो चल रही है आपकी, इन सबका सम 2020, मतलब इक्वालिटी दे रखी है, लेस देन तो नहीं लिखा ना। तो अगर इक्वालिटी कब वैलिड है, ठीक है, गिवन इक्वालिटी पूरा लिखने का फायदा नहीं है, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं, होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है कि cos x1 की वैल्यू, cos x2 की वैल्यू, cos x3 की वैल्यू, या फिर सो ऑन cos x 2020 की वैल्यू, ये सारे 1 हो गए, ये सारे 1 हो गए, तो उनकी पावर करने पर भी 1 ही रहेगा। तुम cos 2020 x1 या cos 2020 x2 लो, कह रहा है इन सबका आंसर तो 1 ही आएगा। कह रहा है तभी तो ये प्लस होके 2020 देंगे। चलो मान गए आपकी बात कि इक्वालिटी भाई होल्ड तभी करेगी जब इन सबका इंडिविजुअली आंसर 1 होगा। अच्छा, जब इन सबका आंसर इंडिविजुअली 1 है तो इसका मतलब cos x1 1 किस पे होगा, x1 की वैल्यू क्या होगी, cos x1 अगर 1 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, cos 1 किस पे होता है, 0 डिग्री पे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज x1 या फिर x2 या फिर x3 या फिर टिल 2020 x 2020, कह रहे हैं सब 0 डिग्री हो गए, तभी ये सारे 1 हो गए और तभी इन सबका सम 2020 आएगा। चलो ये मान गए कि भाई सारे x की वैल्यू 0 डिग्री है। तो अगर अब मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या होने वाला है, साइन 2020 0 डिग्री प्लस साइन 2020 अगेन 0 डिग्री टिल साइन 2020 0 डिग्री। अरे मतलब जितने भी भाई x1 है, x2 है, x3 है, x20 है, सबकी वैल्यू 0 डिग्री है ना। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 की पावर 2020 0 ही रहेगा, तो इन सबका सम 0 आ गया। ओवरऑल आंसर इज 0। अच्छा सा नहीं बना, ये लो बेटर, ठीक है। तो ये है हिसाब किताब इसमें। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे पेन भी नहीं उठाते, सिर्फ दिमाग में सोचते हैं। समझाने के लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, दिमाग में सोचते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक है। चलो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और देख के खत्म करते हैं। जैसे मैं आपको बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, उसका एक अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है बहुत सिंपल। ये भी कह रहा है यूजिंग द ग्राफ, इसमें तो बता ही दिया आपको कि आप थीटा की वो वैल्यूज बताओ जिसपे साइन थीटा और टैन थीटा दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे।
और इंटरवल आपको ये दे दिया। चलो बनाते हैं भाई, बनाते हैं इसका। 0 से पाई साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, यहां पे बीच में π/2 है। अच्छा tan थीटा की अगर मैं बात करता हूं, ये लो, ठीक है, ये कुछ ऐसे था, याद आ रहा है, ये था, ये आपका क्या था, ये π/2 की लाइन थी, ठीक है, ये पाई है आपका। तो आप जरा देखो 0 से π/2 में साइन देखो इंक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में साइन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से, यहां पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मान गए। अब इधर अगर मैं बात करता हूं, ओहो ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये लाइन, एक मिनट, -π/2 की नहीं बनाई ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये तो ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। पहले 0 से π/2 देखते हैं, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा फिर π/2 से पाई में देखा, ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें दोनों एक साथ ऊपर कब जा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई ना, π/2 से पाई में नीचे आ रहा है, तो मुझे देखना टुगेदर दोनों एक साथ कहां इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से हम क्या लिखेंगे, 0 से π/2, लेकिन π/2 इसमें तो इंक्लूड हो रहा है, इसमें थोड़ी इंक्लूड हो रहा है, tan π/2 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो यहां पे ओपन इंटरवल आएगा, मतलब दोनों एक साथ कहां इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा यहां ये तो इंक्रीज कर रहा है पर ये डिक्रीज कर रहा है, तो हमें तो कॉमन इंटरवल लेना आपका, क्लियर हुआ। और देखे, अच्छा π/2 से 3π/2 की बात कर रहा है, सेम साइन थीटा कॉस थीटा, तो π/2 से इसको अब हम एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाया, π/2 से 3π/2। अब π/2 से पाई देखे, ये नीचे आ रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा फिर π/2 से पाई से 3π/2 देखो तो भी डिक्रीज कर रहा है, ये तो इंक्रीज कर ही नहीं रहा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं। यहां पे ये ना पहले इमेजिनरी लाइंस बना लिया करो, जब tan कोट का ग्राफ बनाते हो ना, आगे वाले चारों ग्राफ में, तो ये आपका ऐसे, ठीक है, फिर ये आपका ऐसे, ये π/2 की लाइन है, ये 3π/2 की लाइन है, देखो ये तो इंक्रीज ही कर रहा है ना, ये तो इंक्रीज कर रहा है, पर ये डिक्रीज कर रहा है। कोई भी इन दोनों में, इस इंटरवल में कोई भी ऐसा इंटरवल तो है ही नहीं कि जहां पे कॉमनली इंक्रीज करे, तो आप बोलोगे नो सच वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल, ठीक है, जिसपे साइन थीटा और tan थीटा दोनों इंक्रीज करे एक साथ। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बताना चाह रहा था शुरू से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है, समझ आया। ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर ग्राफ याद हो जाए तो, और वो याद कर लेना, 2-2 बार बनाओगे पूरे साल भर के लिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि P and Q आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, जिसमें P Q से बड़ा है, आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है इसकी, इस एक्सप्रेशन की। देखो एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो इसमें देखो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मतलब मैं इसमें कुछ कन्वर्ट करूं या कुछ ग्राफ देखो, ऐसा कुछ नहीं है। डोमेन रेंज की बात है, पर पहले इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट कैसे करें, जिसकी वैल्यू बतानी है उसको x ले लो, सिंपल भाई, जिसकी वैल्यू मिनिमम बतानी है मैक्सिमम बतानी है उसको आप x ले लो। मैंने इसको पूरे को ले लिया x, p sec थीटा माइनस में q tan थीटा, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, इसमें q tan थीटा को इधर बुला लिया मैंने, और p sec थीटा को ना इधर ही रहने दिया ऐसे। अभी तक मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर कुछ कन्वर्जन ना बने, मिनिमम मैक्सिमम पे आएगा अभी आगे चल के, पर पहले क्या करो, इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं साइन अपॉन कॉस कर लूँ, 1 अपॉन कॉस कर लूँ, कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखते हैं तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है मैक्सिमम मिनिमम की तरफ की। तो यहां पे x माइनस में q tan थीटा इसका होल स्क्वायर, यहां पे p sec थीटा का होल स्क्वायर, इधर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2xq tan थीटा, और यहां पे बना p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां तक का क्लियर है हिसाब किताब। sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, x स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2x³ tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर के साथ क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस एक बार मैं आप सबको एक तरफ लेके जा रहा हूं। अच्छा इसको मैंने ना मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इधर से शुरू कर रहा हूं पहले पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म इधर माइनस में ले आया मैं, माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर ये प्लस में आ गया प्लस 2x³ tan थीटा और ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा 0। सबको एक तरफ ले आए, क्लियर हुआ। अब tan स्क्वायर थीटा में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रही है, मैंने इन दोनों से क्या किया tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ये बचा पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म से ले लिया। फिर प्लस 2x³ tan थीटा और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आप देख लो एक साथ लिख दी। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2x³ tan थीटा प्लस पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है। पी और क्यू आपके दो पॉजिटिव वैल्यूज है, जिसमें p बड़ा है q से, डिफरेंस भी सही लगाया इसी वजह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं tan थीटा तो आपका क्या होता है, रियल ही तो होता है। यहां पे आया अब उसका रोल जो आज हमने सीखा। tan थीटा का डोमेन क्या था, tan थीटा का डोमेन आपका रियल तो था ही ना, उसमें सिर्फ पाइवट इंक्लूड नहीं हो रहा था उसमें। तो हमने क्या किया, tan थीटा को रियल मानते हुए, या आप कह सकते हो कि 4 रियल वैल्यूज ऑफ tan थीटा। अब अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक का वेरिएबल रियल होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके बिल्कुल बचपन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं इसमें x रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। रियल की तो दो ही प्रॉपर्टीज थी, रियल एंड इक्वल रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो कंबाइंड रियल रूट्स में तो यही था। तो अगर tan थीटा आपका रियल है तो आप क्या बोलोगे, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऐसे लिख दो कैपिटल में b² माइनस 4ac, याद दिलाने के लिए। कैपिटल B क्या दिख रहा है, tan थीटा का कोफिशिएंट 2x³ का होल स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है p² माइनस में q² और c कितना है कांस्टेंट टर्म p² माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आ गया 4x² q², यहाँ पे 4, यहाँ पे ब्रैकेट खोलने शुरू किया मैंने, p⁴ माइनस p² x² माइनस p² q², बस खत्म होने वाला है, ठीक है। ये लो 4 कॉमन ले लिया, पॉजिटिव नंबर है, हटाओ उसको, x² q² बीच में माइनस है, सबके साइन चेंज कर देगा ये, माइनस p⁴ प्लस p² x² प्लस p² q² और माइनस में q² x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये टर्म तो गई, ये तो गई टर्म, ठीक है। और 4 पॉजिटिव नंबर है तो उसे तो हटा दो, 0 के पास भेज के हटा दो, जैसे भी हटा दो। फाइनल आंसर क्या बच रहा है मेरे पे, 3 वैल्यू बच रही है। कौन कौन सी, p² x² प्लस p² q² और नेक्स्ट माइनस p⁴ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने फिर p² कॉमन ले लिया, x² प्लस q² माइनस में p² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि भाई p² तो देखो पॉजिटिव है ही, p तो पॉजिटिव है ही और 0 वो हो नहीं सकता, तो p² को तो हटा दो, ठीक है। p एक पॉजिटिव नंबर था ना, तो वो तो पॉजिटिव है ही, तो इसको तो हटा के तो हम देयरफॉर कहेंगे पॉजिटिव ये भी होना चाहिए, तभी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव है ही, तो आप बोलोगे x² प्लस q², ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसमें हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, p² उधर चला गया प्लस में, q² उधर चला गया माइनस में। तो x के लिए क्या आ गई, p² माइनस q², और x क्या लिया था आपने, p sec थीटा माइनस q tan थीटा। x क्या था, p sec थीटा माइनस में q tan थीटा। उसकी देखो मिनिमम वैल्यू, साइन देखो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ p² माइनस q²। ये मिनिमम वैल्यू बच्चों, बोलो आया समझ। तो बहुत सिंपल सा लेक्चर था, ग्राफ से एक बार बना के देख लेना। नेक्स्ट क्लास में
हम एक बिल्कुल जो कनेक्टेड टॉपिक चलता रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ये सारा बेसिक था ट्रिक होगा। और वो आपका अब क्या करेगा कि आप जैसे सुना होगा ना आपने कि भाई 40 फॉर्मूले या 50 फॉर्मूले है ट्रिगो में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होगा कि हम 2-3 फॉर्मूले सीखेंगे, उससे बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। हमें कभी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। तो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।